अब एंजाइना का मतलब क्या है? एंजाइना का मतलब है हार्ट का पेन, जेन्युइनली हार्ट डिजीज। जेन्युइनली जब एंजाइना पेन होता है तो हमारी कोई ना कोई आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज भी आ जाती है। जब एंजाइना पेन होगा तो डेफिनेटली, क्यों होगा? क्योंकि किसी हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। तो आपका जो ब्लड आगे पास ऑन होना चाहिए था, जो ट्रैवल करना चाहिए था आगे की तरफ, वो आगे ट्रैवल नहीं कर रहा, तो क्या करता है वो? बैक मारता है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं अपने टैंक्स के सप्लीमेंट्स और अपनी एक्वालाइफ के माध्यम से ऐसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट को? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कब होता है? जब आपको एंजाइना पेन होगा, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि एंजाइना पेन वालों को ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। किसी को भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। किसी, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को पता ही नहीं है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को पेन नहीं होता, या बहुत रेयरली, बहुत कम होता है जिनका कंट्रोल्ड है। क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में क्या, नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड का फ्लो ठीक से आगे जाता नहीं है। सेम कोलेस्ट्रॉल में भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है। और किसी किसी को इसके सिम्टम, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी को इसका सिम्टम्स पता भी नहीं चलता। और ये जिसको एंजाइना पेन है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं इसको, जिसको एंजाइना का पेन हो रहा है। नॉर्मली अगर आप अपना एंजियोग्राफी कराने चले जाएं तो हो सकता है 20-30% आपकी आर्टरीज में भी ब्लॉकेज हो, है ना? ये जरूरी नहीं कि एंजाइना पेन होने के बाद ही हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा। तो एंजाइना पेन भी एक बहुत बड़ा कॉज है, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि हमारी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होगा तो एंजाइना पेन भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता क्या है और हमारे टैंक्स के प्रोडक्ट कैसे कैसे इसमें रिलीफ दे सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज आखिर है क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज? कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम शॉर्ट में सीएडी बोलते हैं। ये सीएडी एक ऐसी कंडीशन है दैट अफेक्ट्स योर हार्ट, जो आपके हार्ट को अफेक्ट करती है। इट इज मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इन यूएस एंड इंडिया आल्सो, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूएसए में, अमेरिका में और इंडिया में ये बहुत कॉमन डिजीज हो चुका है। अभी 2 दिन पहले अ, हमारी ही टीम में है, उनके ब्रदर को कार्डियक अरेस्ट हुआ और ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उनकी एज थी करीबन 32 ईयर्स। तो ये मैटर नहीं करता कि किसी पर्टिकुलर एज में जाकर के इनको हार्ट अटैक होगा। अब एज मैटर नहीं करता। 20 साल के लड़के को, 20 साल के बच्चे को आज कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैपन्स व्हेन कोरोनरी आर्टरीज स्ट्रगल टू द हार्ट सप्लाई द हार्ट विद एनफ ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए, आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं। अगर आप न्यूट्रिएंट्स, जरूरी नहीं कि कोलेस्ट्रॉल वाले को ही हार्ट अटैक होगा। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर ऑक्सीनाइज्ड नहीं हो रहे हैं और ब्लड का फ्लो ठीक से जा नहीं रहा है, ये भी एक कॉज है। ब्लड का फ्लो भी ठीक से नहीं जा रहा है, आपकी ऑक्सीजन लेवल, यानी आपके सभी ऑर्गन्स, आपका हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, वो ठीक से ऑक्सीनाइज्ड नहीं है। प्लस आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की भी जो कमी है, उससे भी हमारा हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, या फिर उसको प्लाक, प्लाक यानी एक थक्का जम जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज। ब्लॉकेज को प्लाक भी बोलते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की वजह से भी होता है। और आल्सो और आल्सो ऑलमोस्ट ऑलवेज टू ब्लेम, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा कॉज माना गया। द यूजुअल कॉज इज बिल्डअप ऑफ द प्लाक, यानी कि मेन जो देखा जाए तो अल्टीमेटली है क्या? जो आपका एलडीएल लेवल है, एलडीएल यानी कि गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल। अगर गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल, आपका एलडीएल लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो वो आपके आर्टरीज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज देगा ही देगा और एक प्लाक बना देगा, यानी कि एक रास्ता अवरोधक का काम करेगा। दिस कॉजेज coronary arteries टू नैरो, लिमिटिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट। यानी कि वो आपकी आर्टरीज को नैरो कर देगा। आपकी आर्टरीज को जब नैरो कर देगा तो ब्लड का फ्लो ठीक से आगे जाएगा नहीं। ट्रीटमेंट क्या है इसके अंदर? आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, आपका मेडिकेशन, एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी।
जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है तो मान लेते हैं किसी को 20-30% है या 40% है, तो ये भी एडवाइस करते हैं कि भाई आप सुबह मॉर्निंग वॉक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक रहो, टाइम पर खाओ, अपने एपेटाइट को स्ट्रांग रखो, आपकी नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए, और आपको प्लस आपको एट्रोवास्टेटिन भी खानी चाहिए। एट्रोवास्टेटिन किस लिए दी जाती है? आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, मान लेते हैं तीनों आर्टरी ब्लॉक है, लेकिन ऐसे एरिया में है जहाँ पर एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, तो वहाँ पर फिर एंजियोप्लास्टी एडवाइस करते हैं। और लेकिन जहाँ लगता है कि यहाँ पर एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, क्योंकि एंजियोप्लास्टी भी आपका पर्टिकुलरली आपकी नसों की कंडीशन को देख करके की जाती है। जरूरी नहीं है कि 3 आर्टरीज हैं तो तीनों आर्टरी में फिर बाईपास ही होगा। ऐसे भी होता है कि तीनों आर्टरी में कई बार स्टेंटिंग से भी काम चल जाता है, स्टेंट लगाने से भी काम चल जाता है। सिंगल आर्टरीज है तो एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं। ट्रिपल वेसल है तो कंडीशन है, अगर हम स्टेंटिंग की तो स्टेंटिंग कर देते हैं, यानी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। और अगर लगता है कि नहीं वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे स्टंट फिक्स हो ही नहीं सकता, तो उस कंडीशन में फिर बाईपास सर्जरी की जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप ये ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, येलोइश, ये क्या है? ये प्लाक है। और ये प्लाक जमने की वजह से जो ब्लड का फ्लो आगे जा रहा था वो यहाँ पर आकर के स्लो हो गया। और जब वो स्लो हो जाएगा तो क्या करेगा? वो अपने आप को क्लॉट बनाना शुरू कर देगा। और जब वो क्लॉट बनाएगा तो जो पीछे से ब्लड आ रहा है तो वो क्या करेगा? वो बैक मारेगा। और जब बैक मारेगा तो क्या होगा? आपको एंजाइना का पेन होगा। एंजाइना का पेन यानी हार्ट का पेन। Cardiac arrest, थोड़ा इसको heart attack, ध्यान से and समझते heart हैं, failure ध्यान से all समझते हैं refer जरा। to a serious health crisis of the heart. देखिए, However, all ये जो three आप have हार्ट very देख रहे हैं, different causes and यहाँ पर treatments. 3 आर्टरीज हैं। In the most common और cause of sudden death, हार्ट the two डिजीज का main pumping सबसे chambers जो of the मोस्ट heart कॉमन just चेंज stop जो pumping. कॉमन है, जस्ट अ सेकेंड, पीपीटी शेयर। हार्ट का जो फंक्शन है वो पंपिंग करने का है। आप ये देख रहे हैं इसके अंदर RA RV LA LV, ये हमने लास्ट टाइम अपने हार्ट के जो मेन हमारा टॉपिक था उसमें हमने बताया भी था कि RA का फंक्शन, RV का फंक्शन, LV का फंक्शन और LA का फंक्शन, ये डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड को आगे कन्वर्ट करके ऑक्सीडाइज करता है और पूरी बॉडी के अंदर उसको आगे सर्कुलेट करने का काम भी करता है। और जब ये पंपिंग करना बंद कर देता है तो उसका फंक्शन क्या है, मतलब क्यों पंपिंग करना उसने कम कर दिया है? क्योंकि पीछे से उसका जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक से आ नहीं रहा है। जब ब्लड का फ्लो ठीक से आएगा नहीं तो पंपिंग करना वो कम कर देगा आगे के लिए। और कई बार ये जो वेंट्रिकल्स है ये कभी कभी बहुत फास्ट पंपिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे को रैपिड हार्ट बीट भी होने लग जाती है और हमारे को पैल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है, और इसको एट्रियल फिब्रिलेशन भी होने लग जाता है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के। या तो हमारा लाइफस्टाइल भी है, दूसरा हमारी हार्ट की ब्लॉकेजेस भी है। और ये जो हार्ट डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सिर्फ मेन कारण सिर्फ कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज ही है, जिसकी वजह से हमारे को एंजाइना पेन होता है। और आप ये देख रहे हैं, ये ये आप ये देख रहे हैं, ये प्लाक है। अब ये एरिया पूरा नैरो होता जा रहा है। ये नैरो होता जाएगा तो क्या होगा? जो ब्लड का फ्लो स्पीड से आना चाहिए था वो यहाँ पर आकर के स्लो हो गया। और जब यहाँ पे स्लो होगा तो आपको पेन आना शुरू हो जाएगा। और जब पेन पेन होगा तो आपको पता चल जाएगा मुझे एंजाइना पेन है। और एंजाइना पेन की जो पहचान है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और अचानक से जो कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर HDL भी है, LDL भी है। और ये क्या होगा? प्लाक प्लाक टूट टूट करके यहाँ से आगे और अपने आप को एक्सपेंड करेगा। और जब ये टूट टूट के एक्सपेंड करेगा तो ये यहाँ पर रुक गया, ब्लड रुक गया, तो क्या होगा? यहाँ पे क्लॉट बन गया। अब पीछे से जो ब्लड आ रहा है वो तो रुक गया,
जब ब्लड रुक गया पीछे से तो क्या होगा, बैक मारेगा, बैक मारेगा तो फिर क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा। और ये जो हार्ट है आपके लेफ्ट साइड में है, जो आपके रिब्स है उसके अंदर, और बहुत सेफली प्लेस्ड होता है। और जब हमारे हार्ट में अगर प्रॉपर ऑक्सीजनाइज्ड ब्लड नहीं है तो ये समस्या और ज़्यादा तेजी से बढ़ती है जिन लोगों का खान पीन अच्छा नहीं है। और इसमें क्या करता है, ये जो टिश्यूज हैं उसके ऊपर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। और जब ये ठीक से ऑक्सीजनाइज्ड नहीं होगा, आगे डीऑक्सीनाइज्ड ब्लड को आगे ऑक्सीजनाइज करके नहीं भेजेगा, तो उसका इफेक्ट किडनी पे भी आता है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जिनको हार्ट डिजीज होती है उनका पोटेशियम भी बड़ा होता है, और पोटेशियम बढ़ने से हार्ट हार्ट फेलियर भी होता है, प्लस पोटेशियम बढ़ने से उसका इफेक्ट उसके किडनी के ऊपर भी आता है। क्योंकि पोटेशियम बढ़ेगा तो उनको डाई इंजेक्ट करनी पड़ेगी एंजियोग्राफी के लिए, एंजियो डाई इंजेक्ट करेंगे तो उसका इफेक्ट किडनी के ऊपर भी आएगा और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा। तो फाइनली जो हार्ट हार्ट फेल जो है वो आपके रिदम्स को भी जो आपका जो साइनस रिदम है उसको भी डाउन करेगा। आपका जो एलवी फंक्शन है, एलवी फंक्शन अभी बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन एलवी फंक्शन, ये एलवी फंक्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन, इसको भी डाउन करेगा। जो नॉर्मल एलवी फंक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन, वो होता है हमारा 65%। और लोगों को जब एंजाइना पेन होता है तो जो एलवी फंक्शन है, तो एलवी फंक्शन ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू शुरू हो जाता है। और वो किसी का 30%, किसी का 15%, तो इस तरीके से वो एलवी फंक्शन हमारा नीचे चला जाता है, जिसको कि हमने कई पेशेंटों के ऊपर एलवी फंक्शन को इम्प्रूव किया है अपने ट्रांस के माध्यम से। अब आते थे सिम्टम्स क्या है, कि कैसे पता चलेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। देखिए, पहले तो सबसे पहले हार्ट का जो पेन है वो आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड नहीं, वो आपको सेंट्रल चेस्ट पेन होगा। और हार्ट का पेन जो सेंट्रल चेस्ट पेन होगा वो रेडिएटिंग लेफ्ट आर्म, यानी लेफ्ट साइड में आपकी बाजू में पेन होना शुरू हो जाएगा, और वो आपकी जॉ तक, आपकी डांड तक भी जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है या राइट साइडेड, कुछ लोग तो राइट साइडेड में भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स इन द सेंस कि अगर आप क्लिम्बिंग ऑन स्टेयर्स, यानी आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आपको सेंट्रल चेस्ट पेन नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो बहुत ज़्यादा, यानी सीवियर ट्रिपल वेसल डिजीज है, तीनों नसें बिल्कुल 100% ब्लॉक है, तो उनको एंजाइना का जो पेन है वो बैठे बैठे भी हो सकता है, यानी कि एंजाइना ऑन रेस्ट, एंजाइना ऑन एक्सर्शन। चलते वक्त भी उनको 4 कदम चलते हैं तो सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है, बैठे बैठे सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है, तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना चाहिए और अपनी एंजियोग्राफी फर्दर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मान लेते किसी आर्टरीज में 60-70% ब्लॉकेज था, या किसी में 80% था, तो डॉक्टर ने उनको मेडिकेशन पे डाल दिया कि अभी एंजियोप्लास्टी नहीं करनी है और अभी बाईपास भी नहीं करनी है, अभी फर्दर आप मेडिकेशंस पे आप रहिए। तो आप उनको मेडिकेशंस पे रखे रखना है, आप ये नहीं कि नहीं हम तो मसीहा बन जाएंगे, आप आ जाओ हमारे पास तो एक्यूलाइफ है, नहीं। उनकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको चलने दीजिए, और साथ साथ अपने एक्वालाइफ और सप्लीमेंट्स के माध्यम से क्या क्या पॉइंट करने, क्या क्या सप्लीमेंट देने, आप उनको थेरेपी देना शुरू कर सकते हैं, और उससे उनको रिलीफ डेफिनेटली मिलेगा। और बहुत सारे कार्डियक पेशेंट को रिलीफ मिल चुका है इससे। सिम्टम्स क्या होंगे, ए हार्ट अटैक में कॉज द फॉलोइंग सिम्टम्स, क्या क्या हो सकता है, एंजाइना और चेस्ट पेन कॉजिंग बाय द हार्ट, कैन फील लाइक प्रेशर, आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट में कंजेशन जैसा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जैसे आपके हार्ट को कोई खींच रहा है, बहुत तेज आपको प्रेशर भी लगेगा, क्योंकि पीछे से ब्लड का फ्लो कम हो गया है, क्योंकि प्लाक बढ़ता जा रहा है। आपको टाइटनेस भी आएगी, आपको स्क्यूजिंग लगेगा कि कोई जैसे फ्रीज हो रहा है, आपको बर्निंग जैसा भी लगेगा, और आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे। अब पसीने आ रहे हैं, अब सर्दी के मौसम में अगर किसी को पसीने आ रहे हैं और चेस्ट कंजेशन यानी टाइटनेस लग रहा है
और प्रेशर जैसा फील हो रहा है, स्क्यूज जैसा लग रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि उसको ये सिम्टम्स आ चुके हैं। उसको डिजीनेस भी लगेगा और सर में दर्द भी हो सकता है, नोजिया भी फील होगा और डाइजेशन सिस्टम भी खराब होगा। और जब ये रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म आता है एंजाइना का पेन, तो ये गर्दन में भी पेन देता है। गर्दन के साथ साथ भी आपकी दाढ़ में भी यानी जॉ में भी पेन होना शुरू हो जाएगा। सांस फूलने लग जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका सांस बहुत ज्यादा। देखिए, सांस फूलने का कारण आपका कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, सांस फूलने का कारण आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन डाउन होना भी हो सकता है, सांस फूलने का कारण आपका ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और सांस फूलने का कारण आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकता है। और वीकनेस वीकनेस भी आने लग जाएगी आपको, जब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपके अंदर आपको महसूस करा देगी कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर इनमें से कुछ लगता है तो आपको जरूर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और क्या कॉजेज हैं? सबसे बड़ा कॉजेज है, स्मोकिंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी जो स्मोकिंग है वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, जब सोच करके देखिए कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल एचडीएल लेवल अंदर प्लाक बना रहा है, एचडीएल लेवल को आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, और आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया, आपने कभी अपना लिपिड प्रोफाइल नहीं कराया, आपको पता ही नहीं है, तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि हर 6 महीने में, कम से कम हर 6 महीने में आपको एक लिपिड प्रोफाइल जरूर करा लेना चाहिए। और आपको अपना एलडीएल लेवल और ट्राइग्लिसराइड, इसके ऊपर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि आपका एलडीएल लेवल इतना हाई इंक्रीज हो रहा है, तो आपको अपना कॉलिलस स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल एलोपैथी को भूल जाओ और ये सब कुछ कर लो, मैं कभी नहीं कहता ऐसा। मैं ये कहता हूँ कि आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट अपना जरूर लें। आपको लगता है थोड़ा बहुत एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, अपना कॉलिलस भी लें, अपने पॉइंट भी करें, और आपको लग रहा है कि आपके अंदर सिम्टम्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज के हैं, पता नहीं तीन तीन आर्टरी ब्लॉक है, पता नहीं वो दो आर्टरी ब्लॉक है, 100% है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्राइमरली अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जब आप लेंगे, सबसे पहले ईसीजी कराएंगे, फिर इको कराएंगे। अगर आप टीएमटी करने लायक हैं तो टीएमटी भी होगा, तो अगर आप चल सकते हैं, नहीं तो फिर एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी कोई प्रोसीजर नहीं है, एंजियोग्राफी कोई आपका सॉल्यूशन नहीं है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। एंजियोग्राफी इज जस्ट लाइक ए टेस्ट। उसमें ये देखा जाता है कौन सी आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है, बस दैट्स इट। तो आपको ये टेस्ट अपने जरूर कराने चाहिए अगर आपके अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो। और उसके बाद है हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने आपको बताया, एलडीएल लेवल, हाई लिपोप्रोटीन, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ओबेसिटी भी है, मोटापा भी है, उनको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटी जरूर शुरू कीजिए। आपको 45 मिनट ब्रिस्क वॉक जरूर करना चाहिए, नहीं तो सिम्टम्स हो जाएंगे। तो सिम्टम्स होने के बाद तो करने लायक वैसे ही नहीं रहोगे। उसके बाद डायबिटीज, जैसे मैंने बताया था कि डायबिटीज पेशेंट में हार्ट की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको लग रहा है, तो आपको जरूर जाकर के सबसे पहले ईसीजी करा लीजिए। ईसीजी नॉर्मल आएगा तो फिर आगे फर्दर आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो डायबिटीज प्लस थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लॉट, है ना। थ्रोम्बोसिस जैसे आपने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि वो जो प्लाक बन गया था, प्लाक आगे जा करके वहां पे वो अपनी जगह थोड़ा सा वहां से हट चुका था, और वो हट करके कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका जो थ्रोम्बोसिस है वो भी ट्रैवल कर रहा है, यानी आपके हार्ट में भी ट्रैवल कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी में भी ट्रैवल कर रहा है। हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ साथ वो आपको डीवीटी दे दे, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी दे दें, क्योंकि वो तो ट्रैवल कर रहा है उधर से। उसने रास्ता और आगे, जो आपका प्लाक बना हुआ था उसने और आगे रास्ता उसको कम कर दिया, और ब्लड का फ्लो पीछे से आया नहीं, तो क्या हुआ, एंजाइना पे। इसके जो और भी कॉजेज हैं, एडवांस एजेस भी है, आपका लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिजीज भी है, पॉल्यूशन भी है। देखिए, कुछ कुछ लोग अपना बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, लेकिन पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, है ना, उनको नहीं पता। अब जैसे
आप दिल्ली का देखें तो AQI लेवल 400 के पार है, तो हर व्यक्ति रिस्क फैक्टर के अंदर चल रहा है। तो ऐसे में आपको, जब ऐसा पॉल्यूटेड एरिया हो, तो आपको टी पोली का सहारा ले लेना चाहिए। आपको टी पोली 1 कप सुबह, 1 कप शाम को गर्म पानी में आपको एक एक टी पोली का कैप्सूल खोल करके डालना है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो पॉल्यूशन का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब प्रॉब्लम होगी तभी वो सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सप्लीमेंट लें ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली का AQI लेवल इतना बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो आपको उसका सहारा लेना चाहिए। आपको एक एक टी पोली जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे चलते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? ये वो रिस्क फैक्टर है जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। आप अगर पान, खैनी, गुटखा ये सब खाते हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, जो टोबैको यूजर है ना। और आपका जो BP है, कोलेस्ट्रॉल है, और ट्राइग्लिसराइड लेवल है, इसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज है, इसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओबेसिटी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज हो रही है। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको आप मॉडिफाई ही नहीं कर सकते, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जैसे मेरे फादर को कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, उनकी बाईपास सर्जरी हुई। मेरी मदर को कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, है ना। तो ये फैमिली हिस्ट्री है, ये आपकी फैमिली में आ सकती है। अगर आपके मदर फादर को, किसी को फैमिली हिस्ट्री पहले हो चुका है हार्ट डिजीज, तो आपके अंदर आ सकता है। तो आपको प्रिकॉशन लेने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये वो रिस्क फैक्टर जिनको आप मॉडिफाई तो कर नहीं सकते। ओल्डर एज, सबको एक ना एक दिन बूढ़ा होना है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे रिस्क फैक्टर सभी ऑर्गन का बढ़ता जाता है। आप चाहते हैं तो आप अपने आप को अभी से अभी से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो किसी को 60 साल में अपना ओल्ड एज लगता है, किसी को 80 साल में भी नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल इतना अच्छा बना रखा है कि वो 60 साल वाले से भी ज्यादा फिट है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो 80 ईयर्स में भी बिल्कुल फिट है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, और बहुत पूरे दिन में काफ़ी वॉक भी करते हैं। ऐसे ओल्ड एज में भी लोगों को हार्ट डिजीज नहीं होती है। तो आप इसमें एज को तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन आप सप्लीमेंट लेकर के उससे उसको बच सकते हैं। अपने अपनी नसों को मजबूत बना सकते हैं, अपने ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं टियान्स के सप्लीमेंट की बदौलत। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज जिसको हो चुकी है वो रिवर्स तो होएगी नहीं। किसी को 10 साल से डायबिटीज है, किसी को 20 साल से डायबिटीज है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं डायबिटीज जड़ से खत्म, डायबिटीज से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। वो सब झूठ है, वो मिथ है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को डायबिटीज है वो परमानेंट, उसकी डायबिटीज ठीक हो चुकी है। डायबिटीज मेंटेन रह सकती है। कभी कोई नहीं कहते, लिखते हैं लोगों ने ऐसे ऐसे पोस्टर लगाए हुए शुगर जड़ से खत्म। भैया जिस दिन शुगर जड़ से खत्म होगा, उस दिन इंसान ही खत्म हो जाएगा। शुगर जड़ से खत्म कभी नहीं होता। शुगर हमारे अंदर होता है, लेकिन पेनक्रियाज उसको मेंटेन रखता है इंसुलिन के माध्यम से, क्योंकि पेनक्रियाज इंसुलिन जनरेट करता है। तो डायबिटीज को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको है आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि डायबिटीज आपकी ठीक हो गई और आप दबा के जलेबी और गुलाब जामुन खा रहे हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है और हमारे वो टियान्स में नहीं है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिंदगी भर आपको टेलमिसार्टन या एमलोडिपिन, इन दवाइयों का, ऐसी बहुत सारी दवाएं जिनका सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हमारे एक्ोलाइफ के माध्यम से हाई ब्लड प्रेशर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो डाटा है, ये डाटा, ये गूगल का डाटा है। गूगल को नहीं पता टियान्स के पास एक्ोलाइफ है ना। डायबिटीज को तो पूरी दुनिया जानती है, इसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता। कोई रिवर्स नहीं कर सकता। हाँ, प्री डायबिटिक स्टेज है, उसमें आप प्रिकॉशन लेकर के उसको वहीं स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जिसको 10-10 साल से, 20-20 साल से डायबिटीज है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट है कुछ जिनका हमने BP करीबन 8-10 महीने पहले बिल्कुल परमानेंटली उनका हमने रिलीफ किया
एक्यूलाइफ से और सप्लीमेंट से, और वो रेगुलर बीपी चेक कराते रहते हैं, उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कर सकते हैं। लेकिन एज पर गूगल सर्च अगर आप देखेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर भी नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में ही आता है। अब हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि बीपी मेरा बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। कुछ लोगों को क्या लगता है, नहीं बॉडी ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन सडनली जैसे वो किसी वजह से, मान लेते किसी को कमर में दर्द हुआ, तो हम तो आते हैं पेशेंट का डायग्नोस तो करते ही हैं, और सबसे पहले बीपी चेक करते हैं, प्रोटोकॉल है हमारा। तो जब हम बीपी चेक करते हैं तो हम खुद शॉक्ड हो जाते हैं। हम पूछते हैं कि आपका बीपी 170 और 110 आ रहा है, क्या आपको पता है, आपको आप हाइपरटेंसिव वगैरह? मुझे तो नहीं पता, पहली बार ही चेक हुआ है। तो ये हम अपनी सेहत के लिए, अपनी बीमारों के लिए सबसे पहले हमारा खुद का उसके प्रति डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हमें टाइम टू टाइम, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट कितने का आता है, 1500, 1600, 1700, 1800 रुपये का, सबके घरों में होना चाहिए। आपको रेगुलर मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना है, एक्सेसिव यूरिया, फर्टिलाइजर, ये सब आपको बीमारियां देगा ही देगा। तो आपको बीपी ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। और अगर ये समस्या है तो अपनी एक्वालाइफ और सप्लीमेंट के माध्यम से उसके ऊपर हमें वर्क भी करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा? हार्ट अटैक होगा, सीधी सी बात है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं, तो ये इसको पेन कहाँ पर है? सेंट्रल चेस्ट पेन है, और स्प्रेड कहाँ हो रहा है? रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म। कुछ लोग क्या करते हैं, वो राइट हैंड में पेन हो रहा है, उनको लगता है हार्ट का पेन तो नहीं है, पहुंच जाते कार्डियोलॉजिस्ट के पास। और कहाँ? आपकी जॉ में, आपके दाढ़ की तरफ, गर्दन की तरफ। ये पेन आपका यहाँ से शुरू होता है, और इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, या जिसको हम बोलते हैं एरिथमिया, जो आपकी हार्ट बीट फ्लक्चुएट होती है, और जिसके लिए पेस मेकर लगाया जाता है, और साथ साथ उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट का एंजियोप्लास्टी भी हो रहा है, साथ में पेस मेकर भी लगाया जा रहा है। तो जब एंजाइना पेन होगा तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आप अपने आप का रख रखाव करके और अपने आप को कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले क्विट स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग आपको छोड़ देनी चाहिए। और बैलेंस द ब्लड प्रेशर, यानी बीपी को आप बैलेंस करके रखिए। अगर आपका बीपी 110, 120, 130, यानी 110, 120, 130 सिस्टोलिक बीपी है, यानी ऊपर वाला बीपी है, तो ठीक है, आप घबराइए मत। 130 है तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आ, सन 2012 तक जो बीपी का क्राइटेरिया था वो 120/80 था। लेकिन एज पर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, अब इसके जो मापदंड है वो चेंज हो चुके हैं एज पर आवर लाइफस्टाइल। तो आप ऊपर वाला जो बीपी है, जिसको हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, वो 110, 120, 130 है तो भी ठीक है। और जो डायस्टोलिक बीपी है, जो नीचे वाला बीपी है, वो 70 है, तो ये ना सोचिए कि लो बीपी होगा, नहीं, ठीक है, 70 भी ओके है। 70, 80, 85 भी बिल्कुल ठीक है। 90 से फिर हमारे को सोचने की जरूरत है कि 90 पहुंच गया तो इसका मतलब हमारे को हाइपरटेंशन है। कंट्रोल योर हाई कोलेस्ट्रॉल, उसके लिए आप सबसे बढ़िया सॉल्यूशन हमारे पास कॉलीलेस है। कंट्रोल द डायबिटीज लेवल, उसके लिए हमारे पास जिम्निमा है। स्टे फिजिकली फिट, उसके लिए हमारे पास बीसीएम है। तो आप कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताइए, कि आप डेली बीसीएम करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? रखी तो होगी आपके पास, आपने ला करके रखी होगी, लेकिन दिखाने के लिए। क्या बात है शुचि मैडम, आपको स्माइल आ गई है, पक्का आपने बीसीएम इस्तेमाल नहीं करी। ला के रखी हुई है, हमारे पास है, ये बीमारियां ठीक करती है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास बीसीएम है, लेकिन करते कितने लोग हैं ईमानदारी से? है ना? इसका मतलब आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, है ना? Eat a low fat, low salt diet that is rich in fruits, vegetable and whole grains. कभी भी आप गेहूं के आटे की रोटी ना खाएं, क्योंकि गेहूं का आटा जो व्हीट है, उसके अंदर ग्लूटन है, और ग्लूटन क्या देता है? इन्फ्लेमेशन देता है। इन्फ्लेमेशन देता है, आपको बीमारियां देता है। इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी में पेन देगा।
तो आपको क्या खाना चाहिए, मल्टी ग्रेन खाना चाहिए, होल ग्रेन्स खाना चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स जरूर लेना चाहिए। देखो सर्दी में कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आपको जरूर खाने चाहिए। नमक कम खाएं और रॉक सॉल्ट खाएं और लो फैट डाइट आप लें। आप दिन में, अब तो सर्दियों हैं तो बढ़िया बढ़िया आप अच्छे अच्छे पराठे भी खा रहे होंगे ना, कि सर्दी है तो सर्दी में मजा आता है पराठे खाने का। लेकिन उसके लिए भी आप बहुत कुछ ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जो लो फैट आते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल बटर आता है, जिसको आप इस्तेमाल करके खा सकते हैं। या फिर बहुत हल्का आपने ऑयल यूज किया, या आप ऑलिव ऑयल में पराठा बना सकते हैं। आप ये जो रिफाइंड खाते हैं ना, रिफाइंड सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके हार्ट के लिए। अगर आपका ऐसा कुछ मन है तो ऑलिव ऑयल का फायदा ये है कि जब भी आप पराठे वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर वो धुआं ब्लैक कलर का वो नहीं निकलता। और ऑलिव ऑयल आपके हार्ट के लिए भी हेल्दी है, तो ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। प्लस आप अपने वर्जिन कोकोनट ऑयल के अंदर पराठे क्यों नहीं बनाते हैं? अगर पराठे खाने का मन है तो क्यों नहीं अपना वर्जिन कोकोनट ऑयल बना के देखो, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। लगाना भी बहुत कम है। और वर्जिन कोकोनट ऑयल को आप अपने पराठों में पूरी सर्दी सर्दी इस्तेमाल करेंगे। तो कितने लोग हैं जो वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करेंगे? यस, वंडरफुल। अपना इतना जबरदस्त वर्जिन कोकोनट ऑयल है क्योंकि उसके अंदर कोई भी ह्यूमन टच नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन टच नहीं है। और ये हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल बाहर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। मेंटेन ए हेल्दी वेट एज पर बीएमआई, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बीएमआई कैसे निकालते हैं। तो बी एज पर बीएमआई आपका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका वेट हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और रिड्यूस एंड मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस सभी को है। किसी को कोई रैंक अचीव करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, मेहनत करते जाओ। किसी को अपने काम का स्ट्रेस, किसी को अपने घर का स्ट्रेस, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस, किसी को अपनी शादी का स्ट्रेस, किसी को किसी को और चीजों का स्ट्रेस। स्ट्रेस का कोई भी ऐसा रीजन नहीं है, कोई भी ऐसा कॉज नहीं है कि किस वजह से स्ट्रेस है। सबके अपने अलग अलग कारण हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्ट्रेस लेने से आपका वो काम ठीक तो नहीं होगा जिसके बारे में आप स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। बस मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है ना। नथिंग इज परमानेंट। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं ये दो ही चीजें सोचता हूँ बस। अपने स्ट्रेस लेवल को आप मेंटेन रखो। आप अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनो, जो चीज आपको पसंद है। आपको लगता है कि मूवी देखने का मन है, चलो यार मूवी देख कर आते हैं, जबरदस्त मूवी है, मूवी देख कर आते हैं। तो आप मूवी देख कर के आओ। आपको जिससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप वो काम करो। तो अपने स्ट्रेस लेवल को भी काम करो, ये प्रिवेंशन है। सॉल्यूशन क्या है? अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो चुका है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आ चुकी है, तो उसके लिए आखिर समाधान है क्या? तो समाधान है ओपीसी प्लस, ओमेगा लाइफ, कोएंजाइम्स और कोलिलेस। ये चार सप्लीमेंट आपको देने चाहिए। और रेस्पिरेटरी फंक्शन अगर वीक हो रहा है तो टीपोली ऐड कर दें, वरना ये चार सप्लीमेंट से भी काम हो जाएगा। ओपीसी की जो करेक्ट डोज है, मैंने देखा लोगों को डोजेस गलत लेते हुए, एक सुबह एक शाम ले रहे हैं। ओपीसी की जो करेक्ट डोज है, 3 कैप्सूल नाश्ते से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से ये लेना है। ओमेगा जस्ट आफ्टर हैवी ब्रेकफास्ट और आफ्टर लंच, यानी दोनों में से किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। सुबह नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, या फिर आप दोपहर को लंच में ले सकते हैं, जो भी आप हैवी लेंगे। क्योंकि रात को लेंगे तो ये आपको हो सकता है एसिडिटी करे, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होता है। आपको ये दिन में फिजिकल एक्टिविटी होती है, रात को हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो हमारी जो एडवाइस है वो यही है कि आप इसको दिन में लें। उसके बाद है कोएंजाइम्स। देखिए, जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम उसमें डोजेज एडजस्ट करते हैं। जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो मतलब डिजीज है, जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए कोएंजाइम्स एक काफी है। लेकिन जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उनको एक सुबह एक शाम लेनी चाहिए। अब कॉलीलेस नॉर्मली एक सुबह एक शाम ले सकते हैं, जस्ट आफ्टर मील, जो भी आप खाना खा रहे हैं। कोएंजाइम्स भी आपको खाना खाने के बाद ही लेना है। और कॉलीलेस एक सुबह एक शाम, जस्ट आफ्टर द मील्स। लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कॉलीलेस की डोजेज बढ़ जाएगी, 2 सुबह 2 शाम, ठीक है ना। उसके बाद जब आप देखेंगे कॉलीलेस 2 सुबह 2 शाम करने के बाद, जब आप देखेंगे 1 महीने में दोबारा से लिपिड प्रोफाइल
चेक करा करके देखेंगे आपका HDL LDL ट्राइग्लिसराइड सब कुछ बैलेंस्ड है, तो आप इसको फिर बाद में एक एक कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप कॉलिनलेस को 2 सुबह 2 शाम। अब किसी के माइंड में कोई सवाल आ रहा होगा तो वही सोच रहे होंगे कि दो ये डोजेस ज़्यादा करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा बॉडी के ऊपर। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये टोटल न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ठीक है ना। अगर मैं 3 OPC की जगह 6 OPC खा जाऊंगा तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अंगूर खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, आप 4 अंगूर फालतू खा लें, 4 अंगूर और ज़्यादा खा लें, या 8 10 10 अंगूर ज़्यादा खा लें, तो कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या? अगर आप 250 ग्राम खाते हैं तो उसकी जगह आप 400 ग्राम खा लेंगे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो OPC क्या, हमारा ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट है और आपकी सभी नसों को ये क्लियर करता है, और आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करता है, और आपका जो आ, आपका प्लाक बना हुआ है उस प्लाक को भी ये खत्म करेगा। तो ये 4 तो सप्लीमेंट देने हैं आपको। और पॉइंट क्या क्या देने हैं, CX से TS6, मैं सभी पॉइंट का आपको बताऊंगा कि लॉजिक क्या है। CX से TS6 क्या करता है, ब्लॉकेज इन द बॉडी, पूरी बॉडी में कहीं पर भी ब्लॉकेज है उसको ये खत्म करने का काम करेगा। 24 नंबर, चेस्ट पेन, है ना, सीने में दर्द है, चेस्ट पेन। 26 नंबर, रैपिड हार्ट बीट, धड़कन बढ़ती है, एरिथमिया है, उसको करेगा। 27 नंबर, हाई हार्ट का पॉइंट। ST36 SP3 क्या करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आपके ओबेसिटी में भी काम आएगा, यानी मोटापे में भी काम आएगा। उसके बाद डायरेक्ट हार्ट ऑन लिटिल फिंगर, जो लिटिल फिंगर पर डायरेक्ट हार्ट की पिक्चर है उसको भी। और ST8 SA5, ST8 क्या हार्ट डिसऑर्डर है, और SI5 क्या करेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगा। लॉजिक है, स्ट्रेस बढ़ेगा तो कोरोनरी डिजीज होगा ना, आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगा। और हार्ट का भी पॉइंट है। उसके बाद है शाओचोंग, शाओचोंग भी स्पेशली बहुत सारे मल्टीपल डिजीज को ठीक करता है, साथ में नींद को भी ठीक करेगा, नींद भी अच्छी आएगी, और आपका हार्ट का जो पेन है उसको भी ये डिसॉल्व करेगा। बहुत सारे जो नए लोग हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा ये CX8 क्या है, TS6 क्या है, ST36 क्या है, SP3 क्या है, ST8 क्या है, SI5 क्या है। तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको।